गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 122 है। चैप्टर में आपको कंटिन्यू करूंगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अपने लेक्चर नंबर 23 में। टॉपिक आज होगा बच्चे सम गुड केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज पार्ट 2। पार्ट 1 में यानी लेक्चर नंबर 22 में मैंने आपको कुछ अच्छे केसेस बताए थे। आज फिर से उसको कंटिन्यू करने का समय है। मैं चूंकि आपको ये सारे गुड केसेस को इसलिए बता रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस छोटा हो गया है, तो हो सकता है कि रिवैल्यूएशन का कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी तक ही आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। तो जाहिर सी बात है आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मैं आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के सारे डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को पहले ही 1 बाय 1 करके आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको एडजस्टमेंट में आए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, तो आप उसको आसानी से बना सके बिना किसी रुकावट के। तो आज का क्वेश्चन है बच्चे ई नंबर, जरा देखिएगा। मैंने डी तक चर्चा किया था, आज हम ई आपको बताएंगे। Stock is found undervalued by 5,000. Given book value of the stock is 20,000. स्टॉक है वो अंडरवैल्यूएड करके लिखा गया था बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू थी 20,000, मतलब 20,000 वैल्यू थी, जो कि 5,000 कम दिखाया गया था। तो जाहिर सी बात है जो मार्केट नया वाला रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का बैलेंस शीट बनेगा उसमें हमको 25,000 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने स्टॉक को 5,000 कम दिखाया। इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में भी बोला जा सकता है, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। यहां भी बुक वैल्यू सेम क्वेश्चन है, इसलिए 20,000 है, लेकिन अंडर वैल्यूड है 20% से। तो खैर ये केसेस आपको जरा स्टार मार्क वाला है, यानी कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जिसको आप ज्यादा समझने की जरूरत है। और लास्ट है द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक 25,000 है, बुक वैल्यू है 20,000। वैसे तो मैं बता दूं इन तीनों का जनरल एंट्री सेम होगा, तीनों के रिवैल्यूएशन में सेम अमाउंट जाएगा, लेकिन ये तीनों अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आंसर सेम होगा नो डाउट, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग अलग है, एकदम अलग है। तो आइए सबसे पहला ई का फर्स्ट जो पार्ट है उसको समझते हैं। ठीक है बच्चे, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 5,000, मतलब जो स्टॉक है उसको पाया गया कि 5,000 कम पे उसका अंडर वैल्यूएशन किया गया है, मतलब 5,000 कम पे वैल्यूएशन किया गया है, मतलब उसको अंडर वैल्यूड किया गया है। मतलब हमें कुछ और लिखना था, हमने 5,000 कम लिखा, और जिसकी बुक वैल्यू हमें पता है 20,000, तो बुक वैल्यू 20,000 है, और हमें ये जो 20,000 बैलेंस शीट, ये जो बुक वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ओल्ड बैलेंस शीट में इतना आपको नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो ओल्ड बैलेंस शीट में आपको 20,000 नजर आ रहा है वो 5,000 कम करके लिखा हुआ है। तो जब 5,000 कम करके लिखा हुआ है तो आपको अपने स्टॉक के वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत है, और जब भी आप अपने स्टॉक के वैल्यू को बढ़ाएंगे, ये स्टॉक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो स्टॉक अकाउंट डीआर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टू जाहिर सी बात है स्टॉक के बढ़ने से फर्म को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जाहिर सी बात है कितने से बढ़ाना है, 5,000 से। 5,000 कम करके दिखाया गया था तो 5,000 से बढ़ा देंगे। अब नरेशन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड, नरेशन लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चा,
ये तो पहला पार्ट का हुआ कि सर जो स्टॉक है वहां पे अमाउंट ही कैलकुलेट करके दिया हुआ था। जरा रेड पेन से मैं आपको बता दूं, अमाउंट ही कैलकुलेट करके दिया था कि ये स्टॉक हमको 25,000 लिखना चाहिए था और हमने 25,000 ना लिख के बच्चे 20,000 लिखा, यानी 5,000 हमने अंडर वैल्यूड किया, मतलब कम करके लिखा। तो जब 5,000 कम करके लिखेंगे तो हमको 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम एनालिसिस करें ई का फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन को, तो जो न्यू बैलेंस शीट है, जो फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट है, उसमें हम अपना स्टॉक को 5,000 से बढ़ा के यानी 25,000 लिखने वाले हैं। एकदम याद रखिएगा। क्यों 25,000 लिखने वाले हैं? क्योंकि स्टॉक 5,000 से बढ़ाना होगा, जिसको कम करके हमने लिखा था। तो जाहिर सी बात है न्यू बैलेंस शीट में 25,000 जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में तो जितना से बड़ा वो जाएगा। और इस वाले पार्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि 5,000 से बढ़ा दिए हैं हमने। एनालिसिस समझ गए? अब जरा स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। अब इस वाले केस में आपको कैलकुलेट करके अमाउंट लिख दिया था। मजा तो तब आता है जब वहां पे अमाउंट ना लिख के बच्चे परसेंटेज दे देते हैं। और मैक्सिमम बच्चे जो इस कंसेप्ट को नहीं सीखे हैं वो फर्स्ट टाइम एरर कर देते हैं। और मैथ जिसका बहुत ही स्ट्रांग है इस तरह का, पार्टिकुलरली मैथ पे तो थोड़ा दिमाग लगा लेगा, लेकिन अभी कॉमर्स के स्टूडेंट हमको नहीं लगता है कि इस तरह के पार्टिकुलर मैथ से वो वाकिफ हैं जब तक कि आप इसको सीखे नहीं। तो आइए हम इसको सीखते हैं जरा। किसका? ई नंबर का सेकंड पार्ट। आंसर यही होगा बच्चे, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 5,000। लेकिन ये 5,000 कहां से आया उस बात को जरा हम सीखते हैं। ठीक है बच्चे, जरा सीखते हैं। यहाँ पे वेलकम टू प्रोफेसर कुमार साउंड माय यूट्यूब चैनल अकाउंट बॉस। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट बॉस को सब्सक्राइब कर दे, और प्लीज लाइक करना ना भूले। लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हम अपना नया नया जब लेक्चर डालेंगे। तो आइए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ई नंबर का सेकंड कॉन्सेप्ट। ई नंबर का सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टॉक जो है, यहां जरा पढ़ना, इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। अब बच्चे यहाँ पे आपको बुक वैल्यू मालूम है कि बुक वैल्यू जो है, रेड पेन से नहीं दिख रहा तो आइए, बुक वैल्यू जो है 20,000 है, और यहाँ स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन अमाउंट में ना लिख के लिखा हुआ है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 20% परसेंटेज। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि इस वाले का 20% निकाल देते हैं। जब आप इस वाले का 20% निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं ये 100% गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा गलती से भी नहीं कीजिएगा कि इसका 20% निकालिएगा जो आपके अनुसार 4,000 ही आता। 20,000 का 20% 4,000 होता है। तो ये बच्चा आपका गलत है, ये गलत है। ये जो 4,000 आप लिखने वाला है गलत है। मैंने पहले ही बताया है कि आपका आंसर इवैल्यूएशन में 5,000 जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तीनों का आंसर स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 5,000 होगा, ग्रांटेड। अब ये 5,000 कैसे आएगा परसेंटेज वाले केस में, यही मैं सिखा रहा हूँ। तो जरा सीखिए। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो आप इसको ऐसे निकालिएगा कि जो ये 20,000 है वो 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमको लिखना था कोई चीज 100%, हमने उसको 20% कम करके लिखा, यानी कितना लिखा होगा? 80% लिखा होगा। यानी ये जो 20,000 है 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो आप 100% निकालने के लिए, यानी कि जो न्यू वाले बैलेंस शीट में कितना जाएगा वो निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है कि 20,000 जितना ये रिप्रेजेंट कर रहा है उतना परसेंट से डिवाइड कर दो। भाई 20,000 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20,000 को 80% से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 80% से इसको डिवाइड करेंगे 20,000 को, तो आपका मोटा मोटी आएगा बच्चे 25,000। देखो कैसे आएगा। ये जो 20,000 है भाई 80% है तो 80/100। अब 80/100 को आप 0.08 भी लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप 20,000 को 0.08 से डिवाइड लगाएं तो ये ऊपर चला जाएगा। अब 8 से डिवाइड लगाएंगे तो 8 2 ज़ा 16, 4 0, 8 5 ज़ा 40 और 1 2 3 0 लग जाएगा। यानी मैंने जो बोला वो सही है। इसकी आंसर हो गई 25,000। यानी नए वाले बैलेंस शीट में आपको 25,000 दिखाना है। तो जाहिर सी बात है ओल्ड वाले बैलेंस शीट में 20,000 था और नए वाले बैलेंस शीट में 25,000 दिखाना है। यानी हमको 5,000 से अपने एसेट्स को यानी स्टॉक को बढ़ा देना है। तो जब भी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ाने वाला आइटम रिवैल्यूएशन में जाएगा और मैंने वही लिखा है बच्चे, रिवैल्यूएशन 5,000 है ना, और नए वाले बैलेंस शीट में 25,000। कोई कोई ये भी नहीं समझा, मान लो ये ट्रिक नहीं समझा कि जिसको जितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है उसे डिवाइड कर देते हैं। ये हम जब कैलकुलेटर यूज करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बेसिकली ये कंसेप्ट सिखाता हूँ। आप तो यूं समझो कि ये जो 20,000 है वो कोई पार्ट का 80% है 20,000। तो ये पार्ट आपको नहीं मालूम है तो इसको x मान लीजिए। तो x का 80% यानी इंटू 80/100 इक्वल टू 20,000। यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 20,000 इंटू 100/80। वही सेम कंसेप्ट हो गया। और यहाँ भी आप कटाएंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20 और 2 से ये कटा दो तो 25। यानी यहाँ भी 25,000 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप कैसे भी कैलकुलेट करो कंसेप्ट यही है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्लियरली लिखा रहे कि कोई चीज अंडर वैल्यूड है और परसेंटेज में लिखा रहे तो वैसी स्थिति में आप डायरेक्ट उसका परसेंटेज नहीं निकालेंगे। आपको एज्यूम करना होगा कि कोई फिगर x था उसमें आप 20% डिडक्ट किए, मतलब 80% 20,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है। दोनों ही तरीके से आप जिससे मन करे समझिएगा। आएंगे अब तीसरा एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए आपको। जरा देखिए, कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000। मतलब क्लियरली बोला है आज अगर आप वैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो आपको 25,000 मिल रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि आपको 5,000 से अपने स्टॉक को बढ़ाना है। तो मैंने बढ़ा दिया स्टॉक को 5,000 से और रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया 5,000 को। यानी कि यहाँ पे भी सिंपल सी बात है कि न्यू वाले बैलेंस शीट यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें आप क्लियरली 25,000 लिखेंगे जो अभी का मार्केट वैल्यू है। सिंपल सी बात है, तीनों समझ गए। तीनों में सेकंड पार्ट ही जान था। ठीक है, आइए एक और अंडर वैल्यूड का बन गया। अब ओवर वैल्यूएशन में आते हैं। सेम ही क्वेश्चन को दो तरीके से हो सकता है, या तो अंडर वैल्यूड वाला बात होगा या तो ओवर वैल्यूड वाला बात होगा। अब यहाँ भी मैंने 3 चीज लिखे हैं लेकिन तीनों का जो आंसर होगा वो एक ही होगा। जरा हम लोग पढ़ते हैं। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 9,000। ये जो 54,000 बुक वैल्यू है, तो मैंने पहले ही बताया था बुक वैल्यू का मतलब हुआ कि जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें आपको नजर आ रहा है 54,000 जो कि ओवर वैल्यूड है, 9,000 से ज्यादा दिखाया गया है। तो जो फॉर्म का नया वाला रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का नया वाला बैलेंस शीट बनेगा उसमें आप 54,000 में से 9,000 डिडक्ट करके यानी कि करीब करीब आप दिखाइएगा 45,000
अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब नए वाले बैलेंस शीट में। क्यों भाई, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ कि स्टॉक जो 54,000 दिख रहा है वो 9,000 से ज्यादा दिख रहा है, मतलब 9,000 से उसका वैल्यूएशन ज्यादा हुआ है, ओवर हुआ है। तो जब भी ओवर वाला हुआ है तो आपको डिडक्ट करना होगा। तो जाहिर सी बात है, स्टॉक की वैल्यू में जब भी कमी आएगी तो स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो घटता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और घटने के कारण फर्म को नुकसान होगा और नुकसान को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बच्चे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू स्टॉक। यहाँ पे तो क्लियरली 9,000 जाएगा, इसमें सोचना भी नहीं है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि 9,000 से ज्यादा है तो 9,000 से कम कर दिया गया। अब नरेशन की बात करें तो बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड, आप बीइंग वर्ड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये थोड़ा चलन से बाहर हो गया, वैसे मैं लगा दे रहा हूँ बीइंग डिक्रीज इन द। एक बच्चे ने पूछ दिया था इसीलिए मैं लगा के सिखा दूं। मैं बता दूं बच्चे, आप बीइंग लगाएं या ना लिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे आपको नहीं लगाना चाहिए। नए वाले चलन में बीइंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, आप सीधे लिख सकते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड, ठीक है ना। उसको रिकॉर्ड कर दिया गया स्टॉक। अब इसी को जब परसेंटेज में लिखा रहे तो कैसे बनाएंगे, जरा हम उसको देखते हैं। यहाँ पे जो एफ नंबर है उसका तीनों पार्ट और करके लिखा है। जाहिर सी बात है तीनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन तीनों का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है। पहले वाले में अमाउंट कैलकुलेट करके 9,000 लिखा हुआ था, और इस वाले में आपको 9,000 कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा जरा देखेंगे, जरा उसको यहाँ पे समझते हैं। इफ नंबर का सेकेंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। कोई चीज जिसकी बुक वैल्यू है 54,000 और हमको ये मालूम है कि ये 20% कम है, 20% लेस है, तो जाहिर सी बात है, 20% मोर है, तो जाहिर सी बात है ये जो है 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा ध्यान से देखना, अगर हम बोले कि ये जो 54,000 है वो कोई चीज का 20% ज्यादा वाला वैल्यू है, तो ये 54,000 एक्चुअली कितना है, 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आप किसी को डिवाइड लगाना है तो जितना कोई रिप्रेजेंट कर रहा है उससे डिवाइड लगा लेते हैं। तो जब भी डिवाइड लगाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि 54,000 इंटू 100/120। अभी कटा लेंगे, ये 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 ये हो गया, और 2 से 45 हो गया, और 00 हो गया, यानी 45,000 हो गया रुपीस, है ना। ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया, 45,000। मतलब इसको ऐसे समझो कि x का 120% दिया हुआ है 54,000, और हमको ओरिजिनल वैल्यू यानी x फाइंड आउट करना है। क्यों भाई x का 120% है, क्योंकि सर यहाँ पे लिखा हुआ था, जरा दोबारा पढ़िए, स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। मतलब जो स्टॉक है वो 20% ज्यादा से ओवर वैल्यूएशन हुआ है, यानी ये जो फिगर 54,000 है वो किसी चीज का 20% ज्यादा वाला वैल्यू है। तो हमको किसी चीज का यानी ओरिजिनल वैल्यू को x मान लेंगे, तो x का 120% बराबर 54,000, तो x इक्वल टू 54,000 इंटू 100/120। कैसे हुआ, इधर बाई 100 है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 120 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट होता है ना, लीनियर इक्वेशन। बातें समझ गए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट कुछ आंसर वही होगा, यही आंसर होगा। हाँ जरा एक्सप्लेनेशन देखो। अब देखो 54,000 हुआ, तो जाहिर सी बात है जब ओरिजिनल वैल्यू यानी फॉर्म का नया वाला बैलेंस शीट में, फॉर्म के न्यू वाले बैलेंस शीट में ये वाला जाएगा,
तो हमको कितना से घटाना पड़ा, तो 54 से अगर हम 45 पे लाते हैं तो 9000 से घटाना पड़ा। यही 9000 हम रिवैल्यूएशन में लिख देंगे, जो कि हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट समझते हैं। ए मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक included in the books at 9700 has been badly damaged and is expected to realize only 700. Given book value has of stock है 54,000। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझने की जरूरत है। यहां पे आइए, जरा देखिए, मेरा स्टॉक था 54,000 जिसकी बुक वैल्यू थी। अब इसमें से एक मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड इन द बुक एट 9700, मतलब इस 54,000 में एक पार्ट था 9700 था। तो अगर हम 54,000 में से 9700 को हम डिडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे, जरा घटा के हमें बताओ। 0 0 10 में से 7 गया 3, 13 में से 9 गया, यानी कि 44,300। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस क्वेश्चन को एनालिसिस किया। क्वेश्चन बोला है मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड इन द बुक्स एट 9700। इंक्लूडेड इन द बुक्स में जितना पे दिख रहा है वही 9700 has been badly damaged and is expected to realize only 700। यानी कि हमारा जो बुक्स था, बुक वैल्यू था स्टॉक का, वो था 54,000। अब इसमें से एक पार्ट जो था 9700 का वो डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद अब 9700 से हमको सिर्फ प्राप्त हुआ 700। 9700 से कितना प्राप्त हुआ, 700, और बाकी से हमको कुछ नहीं बोला, यानी कि बाकी डैमेज नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा हो गया। अब इन दोनों को जरा जोड़ेंगे तो ये हो गया 45,000, यानी नए वाले बैलेंस शीट में हमको 45,000 लिखना है। ठीक है, हाँ, तो बच्चा मैं बोला कि 54,000 जो टोटल बुक वैल्यू है उसमें से पहले आप दो पार्ट कर लो, एक 9700 और एक 44,300। ये जो 9700 वाला है वो डैमेज हो गया, और डैमेज होने के बाद मात्र हमको मिल रहा है बच्चे 700। ठीक है, और ये वाला के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब पूरा का पूरा वही हमारा है। यानी अभी मेरा स्टॉक की वैल्यू हो गई है 45,000, यानी हमारा 54,000 वाला स्टॉक आज के डेट में मात्र 45,000 का हो गया है। यानी नए वाले बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में हमको दिखाना है 45,000। यानी स्टॉक कितने से घट गया, तो फिर से 9,000 से घट गया। भाई पहले 54 था, अब हो गया 45, तो 9 से घट गया, और मैंने 9 पहले ही लिख दिया। यानी ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग था, लेकिन तीनों का जो आंसर आया वो एक ही आया। इसीलिए मैं एक ही बार आंसर लिखा हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग अलग दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इजी वाला में आते हैं, ये उतना भारी नहीं है। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटेड ए सम ऑफ 32,000 इज ड्यू टू सी न्यू पार्टनर विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। ये जरा मजेदार बात है। कहता है ये जो मेरा क्रेडिटर था, जिसका नाम था सी, अब हम उसको पार्टनर अपना बना लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब बना रहे हैं तो न्यू पार्टनर कहलाएगा। मतलब जो मेरा क्रेडिटर समझते हैं ना, जिसे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं, तो उसका नाम था सी, अब हम उसे पार्टनर बना लेते हैं। वैसे स्थिति में जो क्रेडिटर है वो घट गया, और क्रेडिटर घटने के बारे में सोचिएगा तो जब भी क्रेडिटर घटता है तो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, घटेगा तो डेबिट हो जाएगा, यानी क्रेडिटर अकाउंट डीआर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ क्रेडिटर घटा है तो क्या रिवैल्यूएशन लिखेंगे? बच्चा यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या क्रेडिटर घटा है तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिखेंगे? तो मैं आपको बता दूं,
ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन ना लिख के लिखा जाता है बच्चे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा इसलिए डायरेक्ट लिखा जाता है कि सी जो है क्रेडिटर उसका पूरा अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर हो गया बच्चे? कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिटर जो है वो कैपिटल बन गया। अब क्रेडिटर जो है कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए आप यहाँ नेडेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्रेडिटर ड्यू टू सी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक, अच्छा था। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर? क्रेडिटर पूरा घटा नहीं, हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्रेडिटर घट के पेमेंट वाला फायदा हो जाता है, उसको पेमेंट नहीं करना रहता तो हम रिवैल्यूएशन लिखते हैं। लेकिन क्रेडिटर कन्वर्ट हो जा रहा है कैपिटल में, तो कन्वर्जन का एंट्री कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, एच नंबर में आते हैं। एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹6,000 इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। भाई ये तो सिंपल है, ऑफिस इक्विपमेंट जो 6,000 का था वो बुक्स में लिखा ही नहीं है, और नहीं लिखा गया तो ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा तो फर्म को फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे फायदा को? तो क्रेडिट में। ये वाला एंट्री में कोई जान नहीं था, लेकिन मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। नेडेशन लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्लियर हो गए बच्चे? उसके बाद हम आपको नेक्स्ट और टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है मेरे लेक्चर तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर से कीजिएगा बच्चे। थोड़ा मोटिवेट कीजिए मुझे, और एनर्जी लगा के पढ़ाऊंगा। बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ